गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बंधुओं, बच्चों, आज को जो है, आज का जो क्लास है बहुत ही आपका ये जो वैल्यूएबल है। और ये जो आज का जो क्लास है वह कोशिका का अंतिम क्लास है। तो मेरे प्यारे बंधु, किसी ने ठीक ही कहा है, मान लोगे तो हार होगा और ठान लोगे तो जीत होगा। भाई, जीतने के लिए आपको ठानना है, मानना नहीं है, हार मानना नहीं है। हमें मंजिल पर जिसको मंजिल में बना दिया है कि हमारा वो मंजिल है, उसको प्राप्त करके ही रहेंगे। तो भाई, आज हमारा जो क्लास है, आपका सेल का क्लास का अंतिम टॉपिक बच गया है, जो इसके पहले भी मैं आपको बता दिया था। तो जैसा कि आपको सेल का आपको स्ट्रक्चर भी आपको मैं बता दिया था। आज का क्लास है बायोलॉजी में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह सेल है। ठीक है, तो सेल आपका टॉपिक है। और सेल के अंतर्गत हम लोग ये बता दिया था कि सेल का संपूर्ण अध्ययन जो हम लोग करते थे वो 3 भागों में बांट करके करते थे। तो पहला भाग आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन। क्या बताया था भाई? तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। दूसरा बताया था क्या भाई? तो साइटोप्लाज्म। क्या बताया था? साइटोप्लाज्म। तीसरा बताया था भाई न्यूक्लियस। ठीक है। तो भाई, आज न्यूक्लियस का ही चर्चा का अंतिम क्लास है। जो बच्चे लोग छूट गया है क्लास, घबराने की जरूरत नहीं, आपका हमारा वीडियो डाला हुआ है, उसको अभी आप देख करके आराम से पढ़ सकते हो। तो भाई, एक रफ स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, चूंकि न्यूक्लियस का, चूंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस, तो भाई इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसका अंतिम क्लास बचा था और इसी को हम लोग, तो भाई ये जो हमारा क्लास में, अगले क्लास में आपको बताया था कि क्रोमोसोम या क्रोमैटिन जो होता है या क्रोमोसोम जो होता है, यह सभी जंतुओं में अलग अलग होता है। और सेंट्रोमियर के आधार पर ये 4 भागों में बांटा गया है। किसकी चर्चा कर रहे हैं भाई? तो क्रोमैटिन की चर्चा कर रहे हैं। तो भाई, क्रोमैटिन में सेंट्रोमियर के आधार पर लिखोगे, सेंट्रोमियर के आधार पर क्या करेंगे भाई? आधार पर इसको कितना भागों में बांटा गया है? तो भाई 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो पहला भाग जो होता है आपका मेटासेंट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक। ये आपका दूसरा भाग। अब दूसरा वाला जो भाग है वह है सब मेटासेंट्रिक। क्या है भाई? सब मेटासेंट्रिक। और तीसरा वाला भाग जो है एक्रोसेंट्रिक। तीसरा वाला भाग जो है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ये तीसरा जो है एक्रोसेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक। और ये आपका ये चौथा है। क्या है? ये तीसरा हो गया और ये आपका चौथा है टीलोसेंट्रिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई? तो टीलोसेंट्रिक। ठीक है। ये जो है, ये क्रोमोसोम जो है हर एक प्राणी में अलग अलग होता है। और ये क्रोमोसोम बना होता है डीएनए, आरएनए, इसको हम लोग पहले जानते हैं। यही एक चीज ऐसा है जो कौन किसका पुत्र है ये पता चल जाता है। अगर इसको हमको ये उसका जीन का टेस्ट होता है, डीएनए का टेस्ट करा देगा तो पता चल जाएगा कि ये फलाने का पुत्र है या पुत्री है। चलिए, तो सेंट्रोमियर जो प्रत्येक गुणसूत्र का एक आवश्यक हिस्सा है। ये क्या है? सेंट्रोमियर। ये क्रोमोसोम जो होता है ना, मेल में क्रोमोसोम कैसा होता है भाई? तो मैं इसका दिखा देता हूं। ये आपका, ये क्या है?
ये इसको हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रंक, ठीक है, और इसको कहते हैं टेल। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो मेल का ये सेक्स ऑर्गन है एक तरह से, और इसी के द्वारा हमारा बेबी बनता है या अपने सदृश बच्चा निकलता है। अब भाई ये जो है ये जो बना होता है, इसमें खास करके क्या होता है, इसमें एक सेंट्रोमियर पाया जाता है, जिसके आधार पर इसको सेंट्रोमियर के आधार पर ये 4 भागों में बांटा रहता है। उसी प्रकार फीमेल में चूंकि मेल और फीमेल हम लोग कैसे अलग करते हैं? सेक्स के आधार पर अलग करते हैं, सेक्स ऑर्गन के आधार पर अलग करते हैं। तो भाई उसका सेक्स ऑर्गन अलग है, तुम्हारा सेक्स ऑर्गन मैंने मेल का सेक्स ऑर्गन अलग होता है, उसके आधार पर स्त्री है ये पुरुष है, ऐसे ना उसी के आधार पर ना करते हैं। तो भाई ये जो है, ये जो आप क्रोमोजोम देख रहे हो, तो मेल में क्रोमोजोम होता है, मेल में क्रोमोजोम होता है, और फीमेल में क्या होता है? तो ओवम होता है। क्या होता है? ओवम। उसका फिगर कैसा रहता है? तो फिगर आपका इस प्रकार का रहेगा। फिगर कैसा रहेगा आपका? इस प्रकार का फिगर रहता है। और तो ये क्या है भाई? तो ये ओवम है, जिसको अंडाणु कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ये ओवरी से बनता है। ये क्या करता है? ओवरी से बनता है। चलिए इसकी चर्चा 10वां में विशेष रूप से होगा, क्योंकि उसका स्पेशल क्लास आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका मेल और फीमेल आपको अलग पढ़ाना है। चलिए उसके बाद अभी चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इधर उधर की बात ना करेंगे। तो सेंट्रोमियर के आधार पर, उस सेंट्रोमियर जो होता है ना, उसके आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे मेटासेंट्रिक। पहला क्या पढ़ेंगे भाई? तो मेटासेंट्रिक। तो भाई देखो मेटासेंट्रिक कैसा होता है? तो पहला है मेटासेंट्रिक। क्या है? मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक जो होता है, इसमें जो गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर की लंबाई के ठीक बीच में पाया जाता है। तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है? ऐसे गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर जो होता है ना, वो कैसा होता है? तो भाई ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, और ये क्या है आपका? ये इस प्रकार का फिगर उसमें रहता है। तो ये सेंट्रोमियर है। क्या है ये? सेंट्रोमियर। ये क्या है भाई? सेंट्रोमियर। तो यहाँ सेंट्रोमियर बीच में है। क्या है ना? बीच में। तो सेंट्रोमियर जहां बीच में रहेगा, ठीक है, सेंट्रोमियर की लंबाई के ठीक बीच में पाया जाता है, जिससे 2 बराबर भुजाओं का निर्माण होता है। तो भाई देखो यहाँ पर 2 बराबर भुजा है। ये क्या है? 2 बराबर भुजा है, और इसके बीच में सेंट्रोमियर है। तो इसको क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक। इसको क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक। चलिए मेटासेंट्रिक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे भाई सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में होता क्या है? ये जो भुजा है ना, ये भुजा है, एक भुजा थोड़ा छोटा हो जाएगा, और ये जो रहेगा, ये जो है ये भी रहेगा सेंट्रोमियर बीच में, लेकिन इसका साइड वाला जो है, ये भुजा जो है, एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। मेल में जो सेक्स ऑर्गन मुख्य रूप से ये है, उसकी भूमिका जो रहता है वो क्रोमोसोम का रहता है। तो इसमें होता क्या है? इसकी भुजा एक लंबा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है। लेकिन सेंट्रोमियर यहाँ पर भी क्या है? ये भी आपका सेंट्रोमियर भी है, ये भी आपका क्या है? बीच में ही है। फर्क क्या हुआ दोनों में? यहाँ साइड वाला दोनों भुजा जो है वो बराबर है, लेकिन यहाँ छोटा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसकी पहचान हमको हो गया कि कौन है भाई? तो सब मेटासेंट्रिक है। सब मेटासेंट्रिक मतलब मेटासेंट्रिक ऊपर में भी है, और इसमें लग गया सब, है ना। तो वहां पर भी सेंट्रोमियर जो है वो बीच में, यहाँ भी सेंट्रोमियर बीच है, लेकिन इसकी भुजा की लंबाई छोटा बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए अब तीसरी बात करेंगे। ये तो आगे हो गया दूसरा। तीसरा आपका क्या हो गया भाई? सॉरी ये मेटा है। तो तीसरा बात करेंगे, तो तीसरा को हम लोग कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? हाँ, एक्रोसेंट्रिक। इसको क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है? भुजा एक हो जाता है, एक भुजा लुप्त रहता है। इसमें क्या होता है? इसमें सेंट्रोमियर जो रहता है वो मध्य बिंदु से काफी हटकर स्थित होता है, जिससे कि एक भुजा दूसरे भुजा
दूसरे से काफी छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब लगेगा कि एक हुआ है। तो किस प्रकार का रहेगा भाई? तो इस प्रकार का हो जाता है। और इस प्रकार का ये आपका भुजा हो गया। और एगो भुजा जो है ना, एगो भुजा एकदम छोटा है, यहाँ पर देखो छोटा है, तो ये भुजा है। लेकिन ये भुजा एगो छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि लुप्त दिखाई पड़ता है। बहुत माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे भाई? इसको, ये आपका हो गया सेंट्रोमियर, ये आपका हो गया सेंट्रोमियर, ये हो गया आपका सेंट्रोमियर। लेकिन इसमें भुजा जो है वो लुप्त हो गया, बहुत छोटा रहता है। भुजा तो रहता है लेकिन इतना छोटा हो जाता है कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। नेकेड आंख से नहीं देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए अब आइए लास्ट है टीलोसेंट्रिक। लास्ट क्या है भाई? तो टीलोसेंट्रिक, ठीक है। लास्ट क्या है? देखो भाई, आप लोग जो नोट करने का बात रहेगा तो नोट कर लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट लेना है तो वहीं से आप फोटो भी खींच सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको, ताकि हाँ, अगर मोबाइल अगर लाते हो तो फोटो भी खींच सकते हो, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। तो इसका आप क्या करना है, जो नोट करने लायक रहेगा उसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको लगेगा घर में कि सर ने ऐसा ऐसा बात बोला था। चलिए अब चौथा क्या है भाई? तो टीलोसेंट्रिक, तो उसके बाद क्या है? टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? तो इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक छोर पर स्थित रहता है। ये जो सेंट्रोमियर में गुणसूत्र जो होता है एक छोर पर स्थित होता है, जिससे कि इसमें सिर्फ एक ही भुजा आपको दिखाई पड़ता है। इसमें केवल आपको एक ही भुजा दिखाई पड़ेगा। वो क्या है? जैसे इस प्रकार का रहेगा और आपका इस प्रकार का रहेगा। और ये क्या है? ये आपका डीएनए है। ये क्या है? डीएनए। ये डीएनए क्या होता है? अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। माता पिता का गुण पुत्र पुत्री में पहुंचाने का काम करता है। तो ये क्या है? तो इसमें आपको टीलोसेंट्रिक में आपको क्या देख रहे हो? तो इसमें सेंट्रोमियर जो होता है गुणसूत्र के एक छोर पर स्थित रहता है। गुणसूत्र किसी छोर पर, जैसे इस छोर पर है, तो ये आपका हो गया सेंट्रोमियर, ठीक है। ये हो गया सेंट्रोमियर। तो ये क्या है? एक छोर पर स्थित रहता है, ठीक है। तो ये चार प्रकार का हमको सेंट्रोमियर देखने को मिला क्रोमोसोम में। अब हम इसके मनुष्य में मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। ये मनुष्य में मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक नहीं पाया जाता, ये दूसरे जंतु में पाया जाता है। तो मनुष्य में आप समझ लीजिए मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। अब उपरोक्त विवरण से हम क्या समझते हैं? उपरोक्त विवरण जो हमने अभी बताया, क्या भाई? तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, मैं 4 प्रकार के बताया। तो मनुष्य में, केवल मनुष्य में वो क्या होता है? मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक एब्सेंट रहता है। अब उपरोक्त विवरणों से हम क्या जानते हैं? तो क्या जाने? तो पहला क्या जाने भाई? तो गुणसूत्र की संख्या और रचना सभी प्रजातियों में अलग अलग होता है। मतलब कहने का मतलब, आपको पहले भी बताया, क्या बताया था कि नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 11 होता है ना। और बिल्ली में 38 होता है, मनुष्य में 46 होता है। इस प्रकार आपका गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या हर जंतु में अलग अलग होता है। हर पेड़ पौधे में ये भी होता है। जैसे आपको बताया था, क्या बताया था? तो बताया था प्याज में 16 होता है, मक्का में 20 होता है, धान में 14 होता है, मच्छर में 6 होता है। तो इस प्रकार कहने का मतलब गुणसूत्र जो होता है सब जंतुओं में अलग अलग होता है। तो यही सेंट्रोमियर के कारण होता है। क्या होता है? सेंट्रोमियर के कारण। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि गुणसूत्रों की संख्या और रचना सभी प्रजातियों में अलग अलग होती है। दूसरा, गुणसूत्र उस प्रजाति के सभी गुण लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक, अर्थात उसको जीन कहते हैं। जैसे आप माता पिता का कैरेक्टर, माता पिता का गुण कहा जाता है
पुत्र पुत्री में जाता है। तो ये क्या होता है, यही उसका गुण का वाहक होता है, जिसको हम लोग जीन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तीसरा है अलग अलग कोशिका। अलग अलग कोशिका उत्तक और अंगों की रचना और क्रिया को ये गुणसूत्र और उनमें बसे जीन नियंत्रित करते हैं। जो हमारे शरीर में, जो हमारे क्रोमोसोम में जो डीएनए है या जीन है, वो क्या करता है, हमारे कोशिका में उत्तक हो गया, अंगों की रचना भी करता है। जैसे अगर माता पिता का कलर ब्लैक है तो बेटा बेटी भी अक्सर ब्लैक ही होगा। अगर माता पिता का चाल कुछ अलग तरीके का है तो बेटा बेटी का भी चाल माता पिता के ही तरह होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लक्षण जो है ना, ये लक्षण का वाहक होता है। मतलब ये माता पिता का गुण को ट्रांसफर करता है, किसमें, तो डॉटर में ट्रांसफर करता है। प्रत्येक गुणसूत्र की एक प्रति मां से दूसरा पिता से प्राप्त होता है। माता और पिता से जो भी गुण होता है वह पुत्र में जाता है या पुत्री में जाता है। लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न प्रत्येक प्राणी में कुछ मां के गुण और कुछ पिता के गुण होते हैं। ये हम लोग कैसा प्राणी है, तो हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं। हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी हैं हम लोग। कहने का मतलब एक लिंगी किसको कहते हैं भाई, तो वैसा जीव जंतु जिसमें सेक्स ऑर्गन अलग मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा, तो उस प्रजाति जो है वो यूनिसेक्सुअल कहलाता है, एक लिंगी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअल जो भी एनिमल होता है तो उसका आधा गुण माता का रहता है, आधा गुण पिता का होता है। तो या कभी कदाल ऐसा भी हो सकता है कि पूरे गुण माता का भी आ सकता है या पूरे गुण पिता का भी आ सकता है। लेकिन अक्सर जब बच्चा डॉटर जो होता है या पुत्री अगर होता है तो देखोगे पुत्री ज्यादातर माँ के तरह होता है, बहुत कम पिता के तरह होता है। क्यों भाई, तो माता का उसमें गुण ज्यादा रहता है, क्योंकि डोमिनेंट क्या रहता है, वो माँ का सेक्स ऑर्गन में। जैसे होता क्या है, लड़का और लड़की जो होता है वो एक्स वाई के कारण होता है, एक्स होता है और वाई होता है। तो एक्स जो होता है एक्स जो होता है ये खास करके फीमेल में पाया जाता है। और पिता में एक्स वाई होता है, क्या होता है, पिता में दोनों रहता है, एक्स वाई रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन के समय में तो अगर एक्स मिल गया तो ऐसे हालत में बेटी होता है, डोमिनेंट कौन हो गया, एक्स हॉबी हो गया, तो वाई को मार दिया तो एक्स जिंदा रह गया, तो ऐसे हालत में लड़की होगा। और ज्यादातर वैसे हालत में लड़की, चूंकि एक्स है तो पिता का हो सकता है कलर चला जाए या पिता का कुछ गुण चला जाए तो हो सकता है, या अगर पिता का डोमिनेंट कम हुआ तो वैसे हालत में अगर माता का डोमिनेंट ज्यादा हो गया तो चाल चलन भी माते का चला जाएगा और कलर भी माते का चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि गुण जो है वो डोमिनेंट पर डिपेंडेंट करता है। ठीक है, तो भाई ये तो हम लोग जान लिया। अब इसका लास्ट पोर्शन एक इसमें आता है, वह है निकुल्योलस। वह क्या है, निकुल्योलस। वो क्या है, निकुल्योलस। ठीक है, ये निकुल्योलस क्या है भाई, तो केंद्रक द्रव में एक छोटा गोलाकार अंडा के जरा एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं निकुल्योलस। देखो तुम जब फिगर में बनाया होगा अगले क्लास में, तो मैं बताया था फिगर आपका इस प्रकार का था ना भाई, इस प्रकार का, देखो इस प्रकार का था, ये आपका फिगर है। तो ये यहाँ पर क्या था, ये सब क्रोमोसोम है, ये क्या क्रोमोसोम, और एक छोटा सा संरचना गोल ऐसन था, है ना, ये क्या था, गोल ऐसन संरचना था जिसको हम लोग कहते हैं निकुल्योलस। क्या कहते हैं, निकुल्योलस ये कहते हैं, ये निकुल्योलस है। तो ये क्या है,
ये निकुलियोप्लाज्म में पाया जाने वाला गोल अंडा की तरह अंडाकार एक छोटी संरचना है जिसको हम लोग कहते हैं निकुलियोलस। तो भाई हम इसको क्या कहते हैं? निकुलियोलस कहते हैं। जो कम क्रिया करता है, जो कम काम करता है, तो उसमें उस कोशिका में यह बहुत छोटा रहता है। जो ज्यादातर क्या होता है, वैसे जंतु जो कम क्रियाशील होते हैं या उसका कोशिका कम क्रियाशील होता है, एक्टिव कम होता है, तो इसमें निकुलियोलस बहुत छोटा रहता है। लेकिन वही जो जहाँ ज्यादा काम करने वाला होता है, जो जिसका सेल्स ज्यादा काम करता है, तो उस सेल्स में ये खास करके करीब करीब बड़ा पाया जाता है। और जो कम काम करने वाला रहता है उसमें ये एब्सेंट भी रहता है, कहीं किसी में नहीं भी पाया जा सकता है। तो ये लेकिन सक्रिय स्राविक कोशिकाओं में यह बड़ा होता है। कहने का मतलब है जो ज्यादा काम कोशिका करती है तो वो कोशिका में ये बड़ा होता है। संख्या में यह एक या अनेक कई हजार भी हो सकता है, संख्या में एक भी हो सकता है या कई हजार भी हो सकता है। भाई इसका काम क्या है? तो केंद्रिका का काम क्या है? तो केंद्रक में आरएनए का संश्लेषण करता है। केंद्रक में क्या होता है? आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड को पचाने का काम करता है। क्या करता है? पचाने का काम करता है। दूसरा है कोशिका विभाजन में इसका विशेष महत्व है। जब डॉटर सेल्स अलग होता है, सेल डिवीजन होता है, तो उसमें क्या होता है? इसका बड़ा ही महत्व होता है। अब भाई लास्ट में हम इसका, चूंकि निकुलियोलस का भी काम आपको काम बता दिया, कैसा होता है, कहाँ रहता है, ये बता दिया। अब लास्ट में हम लोग न्यूक्लियस का काम देखेंगे। क्या करेंगे? न्यूक्लियस, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस का क्या काम है? तो न्यूक्लियस का काम है केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। ये क्या करता है? केंद्रक जो है कोशिका की प्रोटेक्शन करता है। ये क्या करता है? रक्षा करता है। और कोशिका विभाजन में भी ये सहायता होता है। ये कोशिका विभाजन में भी ये भाग लेता है। और है केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। केंद्रक अगर नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा है केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली उपापचयी जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में खाना खाने के बाद क्या होता है? मेटाबॉलिज्म शुरू होता है, पचने की काम होता है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। कहने का मतलब मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। तीसरा है कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिकीय जनन का मतलब एक से दो जीव जब बनता है, एक जीव से दो जीव बनता है, तो उसमें ये क्या करता है? मदद करता है। चौथा, यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन में भी मदद करता है। यह उसका डेवलपमेंट में या मैच्योरिटी प्राप्त करने में यह मदद करता है। और लास्ट है केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में कोशिका में प्रोटीन जब जाता है या प्रोटीन हम रहता है, तो ये प्रोटीन को संश्लेषण मतलब उसको पचाता है। पचाने के लिए क्या बनाता है? आरएनए बनाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाता है, एक प्रकार का अम्ल बनाता है जो हमारे प्रोटीन को क्या करता है? पचाने का काम करता है। तो भाई मेरे समझ से ये आपका आज का चैप्टर, आपका बिल्कुल पहला चैप्टर समाप्त है। इसके बाद वाला चैप्टर जो है वह टिश्यू है, उसको भी मैं जल्दी 2 से 3 क्लास में आपको समाप्त करूंगा। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल राय एजुकेशन, दूसरा चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ सभी बच्चों को मेरे तरफ से फिर दोबारे नमस्ते, सलाम, जय हिंद, जय भारत। फिर अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे।